आज के क्लास में हम लोग रेनबो पार्ट 2 का एक बहुत ही प्यारा सा और फेमस पोयम है जिसका नाम है द सोल्जर, जिसे लिखा गया है रपर्ट ब्रूक के द्वारा, जिनका जन्म 1887 को हुआ और मृत्यु जो हुआ वो 1915 में हुआ। इनका लाइफ स्पेन जो है वो जीवन काल है वो बहुत ही कम है। रपर्ट ब्रूक ये है, इन्होंने द सोल्जर पोयम लिखा है जो रेनबो पार्ट 2 की एक पोयम है जिसे आपको 12th इंग्लिश में पढ़ना है। आज इस पोयम का पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ रपर्ट ब्रूक की जिंदगी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, वरना जो लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं जैसे कि हमारे जैसे लोग और ऑफलाइन में हम लोग अच्छे कंटेंट देने का स्टूडेंट्स को प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग ऑनलाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप सारे लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें कि कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। शुरू करते हैं। द सोल्जर पोयम को लिखा गया है रपर्ट ब्रूक के द्वारा और सबसे पहले हम लोग रपर्ट ब्रूक के जिंदगी के बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है कि रपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1915 में हुआ, was born in a well-to-do academic family। करें कि इनका जो जन्म हुआ well-to-do मतलब एक पूरी तरह से संपन्न, एक पूरी तरह से मतलब खुशहाल परिवार में और साथ ही साथ एकेडमिक एक पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ। कह रहा है कि his father was a house master। जो रपर्ट ब्रूक के पिता थे वो एक हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर का मतलब रखवाल या कहीं कहीं चौकीदार भी हो जाता है। तो इनके पिता जो थे वो एक हाउस मास्टर थे। कहां पे? एट रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल में इनके पिता एक रखवाल थे। वेयर, जहां रपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। बोला कि रग्बी स्कूल में इनके पिता एक रखवाल थे जहां रपर्ट ब्रूक ने एजुकेटेड, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले। कह रहे कि W.B. येट्स द फेमस पोएट, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस पोएट है जिनका नाम क्या है? W.B. येट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम, उन्होंने वर्णन किया किसका? हिम मतलब किसका? रपर्ट ब्रूक का। W.B. येट्स अंग्रेजी लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस पोएट ने डिस्क्राइब हिम, वर्णन किया। किसका वर्णन किया भाई? रपर्ट ब्रूक का। क्या कहा इनको? द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड। इनको कहा गया हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड। किसके द्वारा कहा गया? रपर्ट ब्रूक के द्वारा किया गया, कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड रपर्ट ब्रूक को किसके द्वारा कहा गया? तो W.B. येट्स, है ना। किस कॉलेज में रपर्ट ब्रूक ने अपना एजुकेशन लिया? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। रपर्ट ब्रूक की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? रग्बी स्कूल में। रपर्ट ब्रूक का जन्म कहां हुआ? 1887। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि ही अस्यूम्ड, मतलब जो रपर्ट ब्रूक थे उन्होंने धारण किया ए सिंबॉलिक रोल, एक प्रतीकात्मक किरदार, दैट जो इवेंचुअली आगे चलकर टर्न बदल गया इनटू द मीट, एक गाथा में, और वो गाथा थी ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फैलेन वॉरियर, एक खूबसूरत और मतलब एक खूबसूरत और दिग्भ्रमित योद्धा की गाथा थी। थोड़ा सा इस लाइन को एक बार हम और समझेंगे। क्या कह रहा है कि जो रपर्ट ब्रूक थे उन्होंने एक रोल धारण किया, एक किरदार धारण किया, उनको एक रोल की तरह देखा जाने लगा, है ना। कैसा रोल धारण किया भाई? तो उन्होंने धारण किया एक ऐसा रोल जो रोल बाद में चलकर सबकी जुबान पे चढ़ गई और एक मिथ बन गया, गाथा बन गया। कैसा रोल था? एक यंग ब्यूटीफुल फैलेन वॉरियर, एक जवान खूबसूरत लेकिन दिग्भ्रमित योद्धा का उन्होंने किरदार धारण किया। क्यों? देखो, रपर्ट ब्रूक कलम से
कवि बन गए। बाकी रॉबर्ट ब्रूक क्या थे? सोल्जर थे। तो कहां सोल्जर कहां कवि, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? फैलन वॉरियर। समझ में आ रहा है? तो रॉबर्ट ब्रूक का ये जो किरदार था इनके देश में काफी फेमस हुआ। कह रहा है ही डाइड ऑफ, रॉबर्ट ब्रूक की जो मृत्यु हो गई सेप्टिसीमिया, किस रोग के कारण हो गई? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। सेप्टिसीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसके कारण रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई। कब हो गई? ऑन अप्रैल 23, 1916। 1916 में रॉबर्ट ब्रूक की जो है वो मृत्यु हो गई। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूं डेट सही टाइप हुआ है। 1915, हाँ जी, तो 1915 यहाँ पे हो जाएगा, 1916 गलत से प्रिंट हो गया है। तो कह रहा है कि ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, इनकी मृत्यु हो गई सेप्टिसीमिया से। सेप्टिसीमिया क्या होता है मैंने बता दिया, एक ब्लड कैंसर है। अप्रैल 23, 1915 को इनकी मृत्यु हो गई। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस, कहां हुआ मृत्यु भाई? बहुत दूर आइलैंड के द्वीप पर। कहां पर? लेमनस इन द एजियन on his way to a battle at Gallipoli। करें कि जब ये गैलिपोली की बैटल में जा रहे थे तब उस रास्ते में एजियन जगह में जो लेमनस द्वीप है वहां पे बहुत दूर इनकी मृत्यु हो गई सेप्टिसीमिया से। करें कि बहुत कम जीवन इन्होंने जिया। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट। उसके बाद ब्रूक को याद किया जाता है किस चीज से? वॉर पोएट के नाम से इनको याद किया जाता है। इन्हें हम लोग वॉर पोएट कहते हैं। हु इंस्पायर्ड, जिन्होंने बढ़ावा दिया पैट्रियोटिज्म, किस चीज को? देशभक्ति को बढ़ावा दिया। इन द अर्ली फेज, प्रारंभिक चरण में ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब प्रथम विश्व युद्ध छुड़ा था तो प्रथम विश्व युद्ध में ये अपने देश के लोगों को पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बढ़ावा दिया और इसीलिए इनको हम लोग वॉर पोएट के नाम से जानते हैं या इनको पैट्रियोटिक पोएट के नाम से भी जानते हैं। हिज रेपुटेशन, कह रहा है कि जो इनकी रेपुटेशन है, जो इनकी प्रतिष्ठा है, चीफली मुख्यतः रेस्ट आधारित है ऑन 5 वॉर सोनेट्स। इनकी जो प्रतिष्ठा है वो मुख्यतः इनके 5 युद्ध गीतों पर आधारित है। सोनेट्स क्या होता है? बोले कि एक वैसी कविता जो 14 लाइन की होती है उसे सोनेट्स कहते हैं, है ना? ए पोयम कंटेन्स 40 लाइन इज कॉल्ड सोनेट। तो ये 14 लाइन की 5 कविताएं लिखा, 5 वॉर सोनेट लिखा, जिसके वजह से ही इनकी मुख्य रूप से प्रतिष्ठा है। ऑफ विच, और वो क्या है? द सोल्जर इज, और उन सारे 5 में से जो सोल्जर है अनडाउटली, बेशक, द बेस्ट, सबसे अच्छी है, एंड द मोस्ट एंथोलाइज्ड, और सबसे अधिक जगह पे कविता संग्रहों में इसको शामिल किया गया है। तो ये था रॉबर्ट ब्रूक के जिंदगी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उस ऑथर के परिचय में दिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं पोयम की ओर, और ये जो आपका पोयम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोयम का नाम द सोल्जर है, आपको पता नहीं है। सबसे पहले जरा देखेंगे इस पोयम को कि इस पोयम में किस चीज के बारे में बात की गई है। द सोल्जर, बात की गई है एक सैनिक के बारे में, एक सैनिक के बारे में बात की गई है। अब जरा सोचिए कि सब लोग अपने घर में बैठे हैं, लेकिन कोई एक सैनिक है, कोई एक सोल्जर है, वो सीमा पे जाता है या अपने देश के लिए दूर जाता है और जाके अपने देश के लिए जान दे देता है। आखिर क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, क्यों? तो इसलिए नहीं कि उसे कुछ चंद रुपये मिल जाए, मेडल मिल जाए, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाए, नहीं। आखिर जो देशभक्ति की भावना उस सैनिक के अंदर होती है, वो देशभक्ति की भावना ही उसे आगे ले जाती है, और उसे पता है कि सामने से गोली आ रही है, फिर भी वो अपना सीना खड़ा करके रहता है अपने देश के लिए। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेंजा है, इस पहले स्टेंजा में रॉबर्ट ब्रूक सारे अपने सोल्जर्स को कह रहे हैं कि भाई तुम देखो देश के लिए क्यों लड़ोगे। पहले सबको वो मोटिवेट करके तैयार करते हैं कि देश के लिए क्यों लड़ोगे। क्या कह रहे हैं? सारे लोगों से कह रहे हैं, सोचो कि
रूपर्ट ब्रूक बोल रहे हैं, सारे सैनिक सुन रहे हैं कविता के भाव में, इफ आई शुड डाई। उन्होंने कहा कि मान लो यदि युद्ध हुआ और उस युद्ध में मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में बस इतना ही ख्याल करना, दैट ही देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि मेरी मृत्यु कहां हुई होगी, मेरी मृत्यु उस जगह पे हुई होगी जो कोना विदेशी धरती का होगा। सारे लोग ये चाहते हैं कि मरते समय उसकी मृत्यु अपने देश में हो, अपनी मातृभूमि में हो, अपनी जन्मभूमि में हो। लेकिन रॉबर्ट ब्रूक ने क्या कहा, सारे लोगों को एकदम सख्ते में डाल दिया। उन्होंने कहा कि देखो यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में ऐसा सोचना, दैट कि देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि कोई एक कोना होगा विदेशी धरती का जहां पे मेरी मृत्यु होगी। और कह रहा है दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, और वो विदेशी धरती का कोना भी हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। अजब बात कहा इन्होंने, क्या कहा कि इनकी जब मृत्यु होगी तो ऐसा मान लेना, इनकी जब मृत्यु होगी तो ऐसा मान लेना कि इनकी मृत्यु विदेश के किसी कोने में हुई है, और वो विदेशी धरती का कोना किसका हो जाएगा, अब अपने देश का हो जाएगा, मतलब इंग्लैंड का हो जाएगा। ये कविता एक यूनिवर्सल टोन में लिखी गई है, तो आप यहाँ पे इंग्लैंड की जगह पे अपने देश का नाम सोच सकते हैं, इंडिया, तो थोड़ा ज्यादा फीलिंग्स आएगी। कह रहे कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, कह रहा है कि देयर शैल बी, वहां होगी, इन दैट रिच अर्थ, उस धनी मिट्टी में, मतलब कह रहा है कि जिस धरती पर मेरी मृत्यु होगी वो मिट्टी भी खराब नहीं है, वो भी धनी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, लेकिन कह रहा है रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, उस धनी मिट्टी में उससे भी रिचर डस्ट, एक अच्छी मिट्टी जाकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जैसे सोचो हमने 2 लीटर पानी लिया और उसमें थोड़ा चीनी मिलाया, अब बताओ कि चीनी पानी की तरह लगेगा या पानी चीनी की तरह लगेगा, तो बोले सर पानी चीनी की तरह लगेगा, मतलब पानी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। उसी तरह से रॉबर्ट ब्रूक ने क्या कहा कि जिस धरती पर मेरी मृत्यु होगी उस मिट्टी में मेरी मिट्टी मिल जाएगी, मतलब हमारे देश की मिट्टी मिल जाएगी, और हमारी देश की मिट्टी रिचर डस्ट, बोले बहुत धनी है, और जब वो मिलेगी तो वहां की मिट्टी भी किसकी हो जाएगी, अपनी देश की हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि देखो भाई कि ये देश की मिट्टी अपनी है कैसे, तो उसने कहा कि देखो ए डस्ट, वास्तव में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ए डस्ट, यहां पर लेखक खुद को क्या कह रहा है, एक धूल कह रहा है, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, कह रहे कि मैं वह धूल का कण हूं जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, मतलब जिसको अपने देश में जन्म दिया, यदि मैं कहूं तो जिसको भारत में जन्म दिया। कह रहे कि सेव्ड, और इसी देश ने हमको क्या दिया, आकार दिया, मेड अवेयर, ज्ञान दिया, और कह रहा है गिव वंस हर फ्लावर्स, और कह रहा कि इसी देश ने दिया अपने फूलों को, टू लव, प्रेम करने के लिए, हर वेज टू रोम, और अपने रास्ते दिए क्या करने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए। कह रहा है ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीडिंग इंग्लिश एयर, यह जो शरीर है वो शरीर भी इंग्लैंड का है, यह शरीर है वो किसका है, इंडिया का, भारत का है। और ये भारत का शरीर कैसा हवा लेता है, तो बोला कि इंग्लैंड का शरीर है तो इंग्लिश, और भारत का शरीर है तो इंडियन है, भारत की हवा लेता है। और कह रहा है वॉश्ड बाय द रिवर्स, यहाँ की नदियों का जल मिला, यहाँ की नदियों से धुला, यहाँ की नदियों में नहाया, ब्लिस्ड बाय सन्स ऑफ होम, कह रहा है कि यहाँ के सूर्यों से, यहाँ के गुरुओं से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। कह रहे कि यहाँ के सूर्यों से, यहाँ के गुरुओं से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अब जरा सोचो कि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं पूरे स्टेज। उन्होंने एक बार कंक्लूड करके देखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा यदि मेरी मृत्यु हो जाए, यदि मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा मान लेना कि मेरी मृत्यु किसी विदेशी धरती के कोने में हुई है, और वो विदेशी धरती का कोना भी किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि उस धरती में जब ये मिट्टी मिलेगी तो वो मिट्टी भी हमारी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी। और बोला कि ये मिट्टी क्यों है,
क्योंकि इस धूल के कण को, इस शरीर को किसने जन्म दिया? हमारे देश ने। इस शरीर के कण को किसने आकार दिया? देश ने। किसने खाना दिया? किसने पानी दिया? किसने हवा दिया? सब कुछ किसने दिया? देश ने। तो फिर ये शरीर भी किसका हुआ? अपने देश का हुआ। तो यदि अपने देश का शरीर अपने देश के लिए मर जाता है तो फिर उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और चूंकि यह शरीर अपने देश की मिट्टी से बना है, इसीलिए ये जब किसी भी मिट्टी में जाकर मिलेगा तो उस मिट्टी को भी किसका बना लेगा? अपना बना लेगा। तो पहले स्टेंजा में यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूक ने सारे लोगों को मोटिवेट किया कि आप अपने देश के लिए क्यों जा सकते हैं। लेकिन सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई आखिर हम मरेंगे तो मरने के बाद मिलेगा क्या? मरने के बाद मिलेगा क्या? तो अब उस चीज को वो दूसरे स्टेंजा में समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एंड थिंक, बोले कि जरा सोचो, दिस हार्ट, ये जो दिल है, ऑल इविल सेड अवे, जैसे ही हम मरेंगे तो इस दिल की सारी बुराइयां जो होंगी वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कह रहा है कि देखो ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर हमारा हार्डवेयर है, और इस शरीर के अंदर जो सोच है वो सोच हमारा सॉफ्टवेयर है। तो जब हम मरेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर हमारे साथ रहेगा, मतलब जो हमारी सोच है, जो हमारी थॉट है, वो हमारे साथ रहेगी। और बुराइयां किस में होती है? हार्डवेयर में, मतलब शरीर में। अरे भाई आंखें ना किसी को देख रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? हाथ गलत काम करने चाह रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? तो कह रहे हैं कि एंड थिंक, जरा सोचो कि यदि तुम्हारी मृत्यु अपने देश के लिए हो जाती है, ऑल इविल सेड अवे, तो तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो सारी कमियां नष्ट हो जाएगी। क्या बच जाएगा? तो कह रहे ए फॉल्स इन द इटर्नल माइंड, कह रहे कि बच जाएगा तो सिर्फ शाश्वत सोच, है ना? बच जाएगा तो फिर शाश्वत सोच जो हमारी होगी, शाश्वत मस्तिष्क में नो लॉस। करे कि वो सोच तनिक भी नहीं होगा, समझ में आ रहा ना? वो सोच तनिक भी नष्ट नहीं होगा। और कह रहा है कि नो लॉस गिव्स, और कह रहा है कि वह तनिक भी नहीं छोड़ेगी समवेयर बैक एट द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। कह रहा है कि कोई भी सोच वो पीछे नहीं छोड़ेगी जो सोच हमारे देश ने हमको दिया है। कह रहा है कि जो सोच हमारे देश ने हमको दिया है वो सोच हमारे साथ बरकरार रहेगा। देश के लिए मर जाओगे, बुराइयां खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा? जो आपके अंदर थॉट है वो थॉट बच जाएगा। और कह रहे कि वो थॉट जो हमारे देश ने दिया है, कह रहे कि हर साइड्स, इसके जो दृश्य एंड साउंड्स, जो इसके ध्वनि, ड्रीम्स हैप्पी एज हर्ड, और कह रहे कि जो खूबसूरत सपने इस देश में हमने खूबसूरत दिनों की तरह देखे हैं, वो सब कुछ हमारे साथ रहे। और क्या बच जाएगा? एंड लाफ्टर, हंसी ठिठोली, लंच ऑफ फ्रेंड, जो हमने दोस्तों के साथ बांटा है, एंड जेंटलनेस, वो विनम्रता रह जाएगी हमारे साथ, और सारी बुराइयां नष्ट हो जाएगी। अब बताओ कि किसी को इससे ज्यादा क्या चाहिए? कि जब वो मरेगा तो उसकी सारी बुराइयां नष्ट, सारी दुनिया से उसकी दुश्मनी खत्म, सबके लिए वो अच्छा हो जाएगा। उसके साथ सिर्फ जाएगा तो अच्छाई आ जाएगा, खुशनुमा सपने जाएंगे, वो हंसी ठिठोली जाएगी, वो ज्ञान और विनम्रता जाएगा जो उसने यहाँ पर कमाया है, जो उसके देश में उसको दिया है। और करें इन हार्ट एट पीस, और सबसे जरूरी चीज क्या होगी? तो दिल में सुकून होगी, दिल में शांति होगी, अंडर एन इंग्लिश हेवन। और कह रहा है कि इस शांति को लिए एक अंग्रेजी स्वर्ग तले, यदि हम कहें अंडर एन इंडियन हेवन, एक भारतीय स्वर्ग तले हम शांति से सो जाएंगे और अपने देश के लिए हंसते हंसते क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। तो क्या इस पोयम में हमारे पोएट रूपर्ट ब्रूक ने भाव दिया? उन्होंने कहा कि भाई देखो ये शरीर तुम्हारा है ना, लेकिन इसे देश ने बनाया है। यदि इस शरीर को अपने देश के लिए तुम कुर्बान भी कर दोगे तो बहुत बड़ा एहसान नहीं करोगे। तो सामने वाला पूछेगा कि भाई कुर्बान करेंगे तो मिलेगा क्या? बोलेगा कि वो चीज मिलेगा जो किसी को नहीं मिलेगी, शहीदी, अमरता मिलेगा, दिल में सुकून मिलेगा। और ये दिल में सुकून लिए हुए तुम अपने देश के स्वर्ग तले निश्चिंत से सो जाओगे और यहां पर अमर हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये थी रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी हुई एक शानदार पैट्रियोटिक पोयम
जिसका नाम था द सोल्जर। कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा फटाफट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। करें कि द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, हु सेड रूपर्ट ब्रूक द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। किसने कहा कि रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत व्यक्ति है? तो W.B. Yeats। रूपर्ट ब्रूक एक कैसा कवि था? वॉर पोएट। द सोल्जर बिलोंग टू, द सोल्जर जो है वो कहां से है, किस देश से बिलोंग कर रहा है? इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, रूपर्ट ब्रूक पूरे कविता में किसकी प्रशंसा कर रहा है? अपने देश की, इंग्लैंड की। द सोल्जर इज अ कैसा पोयम है? या तो इसे आप वॉर पोयम कह सकते हैं, नहीं तो पैट्रियोटिक पोयम कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ रन थ्रू बोथ द स्टेंजा। जो दोनों स्टेंजा है, क्योंकि यह कविता एक सोनेट थी, तो एक स्टेंजा 8 लाइन का था, दूसरा स्टेंजा 6 लाइन का था। 8 लाइन के स्टेंजा को ऑक्टेव कहेंगे, 6 लाइन के स्टेंजा को सेस्टेट कहेंगे। तो जो दोनों स्टेंजा था, उस दोनों स्टेंजा में किसकी प्रशंसा होती रही? इंग्लैंड की प्रशंसा होती रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है द डस्ट। इस कविता में जो एक शब्द यूज किया है कि डस्ट, वो डस्ट किसके लिए है? सोल्जर के लिए है। ए पोयम कंसिस्टिंग ऑफ सोनेट, सोनेट कितने लाइन की कविता को कहते हैं? 40 लाइन को। और इस 40 लाइन की जो फर्स्ट 8 लाइन होता है उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, और जो अंत के 6 लाइन होते हैं उसको सेस्टेट कहते हैं। और उसके बाद द पोयम ब्लैंक्स इज अ सोनेट। जो पोयम है उसको सोनेट, कौन सा पोयम सोनेट है? सोल्जर। द प्लेस वेयर द सोल्जर कुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, है ना। और करेक्ट द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। चलिए, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देख सकते हैं जो इस पोयम में आप लोगों को दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एंड ऑफ स्लाइड्स। तो ये था आपका पोयम जिसका नाम था, बेटा क्या नाम था जी? नाम था इसका सर द सोल्जर। कैसा लगा है पोयम आप बताएंगे। इसका सारा मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया, सारा इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया, एक एक लाइन को बताया है। कैसा लगा है आप जरूर एक बार नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।